Hi everyone, I am Radula and I am your mentor for CUET Psychology. जैसे कि हम सबको पता है कि we are done with the first video in this series of Prarambh for Psychology, जो कि chapter 1 से था, ठीक है? I did get views in that. There were a lot of live chats which was happening, and I was very happy in that. Uh, I expect the same kind of response for this video also. Okay, do like it, do share it, and before beginning, I would like to request do subscribe to our channel to get more such videos. और इसी पर्टिकुलर न्यू में जो कि सीरीज का नाम है प्रारंभ, उसमें सेकेंड वीडियो साइकोलॉजी का मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ. ओके, चैप्टर 1 जैसे कि आप सबको पता है, वी आर कंप्लीटली डन विद चैप्टर 1. ठीक है. एक बहुत छोटा सा एज इन 50 to 53 मिनट्स में आपको एक जिस्ट दिया था मैंने चैप्टर 1 का. ओके, एंड इन द सेम वे आई एम गोइंग टू गिव यू अ जिस्ट ऑफ चैप्टर 2 ऑल्सो इन अनदर प्रोबेबली लेस देन 1 hour. ओके, क्योंकि आई बिलीव अगेन बीइंग अ पर्सन फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी, मेरे को बिल्कुल समझ में आता है कि हमारे अटेंशन स्पैन्स उतने नहीं होते. दिस इज वाई दैट प्रोबेबली दैट्स द रीजन हम लोग आपके लिए ये चीज लेके आए कि इट्स अ वन शॉट ऑफ वन चैप्टर. ओके, सो दैट आपको उस चैप्टर के बारे में एक आइडिया हो जाए अगर अभी तक आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है. बिकॉज ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ऐसे बहुत से बच्चों को मैं जानती हूँ जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी के चैप्टर लाइक साइकोलॉजी नहीं पढ़ा है. ओके, सो डोंट वरी ऑन दैट. वी गॉट यू कवर्ड इन दिस. ओके, तो हमारे पास आज चैप्टर 2 है. चैप्टर 2 जिसका नाम है सेल्फ एंड पर्सनालिटी. आप सबको पता था चैप्टर 1 इंटेलिजेंस पे बेस्ड था. और आप में से जिसने अगर एनसीईआरटी स्पेसिफिकली सीबीएसई साइकोलॉजी अगर नहीं पढ़ा है, तो लेट मी टेल यू इट इज वेरी नाइसली क्राफ्टेड. ओके, हर चैप्टर रिलेटेड है, हर चैप्टर रिलेटेबल है बहुत अच्छे से. ओके, चैप्टर 1 जैसे इंटेलिजेंस था, इंटेलिजेंस के बाद उन्होंने पर्सनालिटी लाए. ठीक है, तो दिस होल चैप्टर विल बी टेलिंग यू अबाउट यू एंड योर पर्सनालिटी. ओके, सो आई थिंक वी कैन बिगिन विद इट. राइट, तो जो चैप्टर का नाम है सेल्फ एंड पर्सनालिटी. ठीक है, अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि सेल्फ, ओके, इवन बिफोर दैट अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड. ओके, आप किसी और को वन वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हो या पूरा डिस्क्राइब कर सकते हो, मगर व्हेन इट कम्स टू अस, लाइक जब हम पे चीजें आती है ना, देन वी आर नॉट एबल टू डिस्क्राइब आवरसेल्व्स. देयर इज अ रीजन. ओके, व्हाट्स द रीजन? बिकॉज वी आर स्टिल फिगरिंग आउट हु वी आर. ओके, इन दिस होल प्रोसेस. ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं कि नहीं यार, आई कैन नॉट टेक एनीबडीज नॉनसेंस. ठीक है, मैं आई एम वेरी अग्रेसिव पर्सन, आई एम अ वेरी, आई डू नॉट टॉक बिहाइंड द बैक. नो, बट वी आर स्टिल फिगरिंग आउट आवरसेल्व्स. ओके, एंड दिस होल चैप्टर टेल्स यू दैट कि इवन इफ वी आर फिगरिंग आवरसेल्व्स आउट, हु आर वी? राइट. तो जैसे हम सबको पता है कि जो अलग अलग लोग होते हैं वो अलग अलग बिहेव करते हैं अलग गिवन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में. ये हमने चैप्टर 1 से लिया है. मैंने जानबूझ के लाइन यहाँ पे फर्स्ट लाइन डाली है क्योंकि चैप्टर 1 का थोड़ा सा रिकैपिटुलेशन है इसमें. किस तरह से रिकैपिटुलेशन है? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करी थी चैप्टर 1 में, है ना हमने? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब मैंने बात करी थी, तो अगेन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन हो वो, ठीक है, उसमें शायद मैं अलग रिएक्ट करूंगी, मैं अलग तरीके से बिहेव करूंगी, सामने वाला अलग तरीके से बिहेव करेगा, तीसरा बंदा अलग तरीके से बिहेव करेगा. एंड दिस इज व्हाट गाइस इज नोन एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ओके, but the behavior of a particular person from, just a minute, yeah, from one situation to another generally remains fairly stable. Okay, मगर मेरा behavior, okay, let's say मैं एक इंसान हूं जो हाईली एंशियस है. ओके, और मेरे मेरे सामने वाला बंदा है वो बिल्कुल एंशियस नहीं रहता. ओके, ऑफ कोर्स हम अलग हैं. ओके, मगर मेरा नजरिया जो चीजों को देखने का होगा वो बिल्कुल उस एंजाइटी की तरह से ही होगा, और उस बंदे का जो नजरिया होगा चीजों को देखने का वो उसकी तरह से होगा. राइट, सच अ relatively stable pattern of behavior represents our personality. समझ गए? ये मेरी पर्सनालिटी है. दिस इज वॉट माई पर्सनैलिटी डायमेंशन इज. बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, ऑफकोर्स, विच वील स्टडी इन द चैप्टर लेटर ऑन. सो दस डिफरेंट पर्सन सीम टू possess डिफरेंट पर्सनैलिटीज, और ये जो पर्सनैलिटीज होती हैं ये हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती हैं.
Okay, so our personality is directly reflected into what? It is directly reflected into our behaviors. This is very very important to understand. Okay, now कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ. तो भाई माई सेल्फ, ठीक है, अगर मैं बोलूँ ना माई सेल्फ, ओके, आपको बचपन में ना, आई डोंट नो अगर आप किंडरगार्टन में जब होगे, लाइक बैक इन माई किंडरगार्टन, माई सेल्फ, ओके, का एक ऐसे लिखने को आता था. ओके, दैट सिंपल एक्सरसाइज इज जस्ट टू नो योर सेल्फ, छोटे छोटे बच्चों के लिए. मगर येस, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज a very, it has a very wide spectrum, बहुत बड़ा spectrum है इसका. Okay, concept of self का. It refers to the totality of an individual's conscious experiences, ideas, thoughts and feelings. Conscious मतलब अभी हम conscious, preconscious, subconscious सब पढ़ेंगे आगे जाके. Okay, कॉन्शियस का मैं एक सिंपल सा आपको लेमैन टर्म में अगर बताऊं तो दिस. ओके, राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग. ओके, यू पीपल आर लिसनिंग. दिस इज द कॉन्शियस सेल्फ दैट वी आर इन. ये मेरा कॉन्शियस सेल्फ है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो आपका कॉन्शियस सेल्फ है, आप सुन रहे हो. राइट, दैट इज आर कॉन्शियस सेल्फ विच इज इन आर अवेयरनेस. ओके, तो दो टाइप के होते हैं, एक पर्सनल सेल्फ होता है और एक सोशल सेल्फ होता है. जैसे अगर मैं पर्सनल सेल्फ बोलूं, जैसे, तो जैसे इफ आई राइट ओवर हियर, आई एम अ girl, or my name is Mradula. Okay, that's my personal self. Okay, now let's say I belong to the Indian cricket team. Okay, that's my social self. Okay, now if I say that I belong to top rankers, okay, that would be my social self. Okay, I hope we are clear on this. नाउ सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट, ये आपको ना 1 मार्कर्स में बेसिकली आता है. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. बहुत बार हमको 1 मार्कर्स में भी आ जाता है. तो एज अ सब्जेक्ट सेल्फ जो होता है ना, वो एक्टर की तरह रहता है. ओके, लाइक द पर्सन हु एक्ट्स, एक्टर की तरह बिहेव करना बेसिकली. ओके, हु एक्टिवली एंगेजेस इन द प्रोसेस ऑफ नोइंग इटसेल्फ. ओके, व्हाट आर दीज एक्टर्स डूइंग? ऑफ कोर्स दे आर एंटरटेनिंग अस, but then eventually they've started to know themselves. Okay, I'll tell you a very simple example, very very recent example. अगर कॉफी विद करण किसी ने देखा होगा ना, रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण वाला जो एपिसोड था, उसमें देयर वाज दिस वन थिंग अपार्ट फ्रॉम द फस दैट एवरीबडी मेड अबाउट. ओके, उसमें एक चीज थी, व्हेन दीपिका सेड दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर रणवीर टू कम आउट ऑफ द कैरेक्टर्स दैट ही हैज प्लेड. Okay, now in relation to this, okay, so I don't know which movie came, I think it was Padmavat. Okay, पद्मावत या कौन सी, जिसमें रणवीर सिंह प्लेड खिलजी. ओके, खली बली हो गया दिल वाला जो गाना था, मे बी पद्मावत, मे बी सम अदर मूवी, आई माइट बी फॉरगेटिंग. you know when that movie happened, okay, you all know what was Khilji's role. He did a wonderful role in that. And उसके बाद उसका इंटरव्यू आया था, and he said that I couldn't step out of my room. Okay, because I thought that this what I am, because I was so immersed in the character. Okay, so this is what it is. Okay, we are constantly in the process of knowing ourselves. किस कैरेक्टर से आप easily relate कर सकते हो? जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. यू टॉक अबाउट बॉलीवुड, यू टॉक अबाउट हॉलीवुड, एनी सिटकॉम्स, फ्रेंड्स के कैरेक्टर्स, ठीक है, उनसे एक बार पूछा गया, किसी से पूछा गया कि सो मोनिका, कर्टनी कॉक से एक बार पूछा गया कि how much do you relate to the Monica in Friends. She said I can relate to Monica exactly. Okay, so in this way she knew herself कि okay, I am like this character. Okay, now self as an object is the consequence type of thing. Okay, self gets observed and comes to be known. मतलब यहाँ पे हमें observe किया जा रहा है, ठीक है. Again in terms of actors and actresses, of course उनको observe किया जाता है, they come to be known. Okay, बहुत ज्यादा observe किया जाता है, that's how they come to be known. Okay, तो self का जो ये status है, this is known as the dual status. एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और यहाँ से आया भी था एक क्वेश्चन, ठीक है, कि ये जो दिस डैश of self should always be kept in mind, and that is the dual status of self which should always be kept in mind. Okay, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए
when you listen to this very very properly. इसका एक note बना लेना. You know, if you are an old school like me, then write it down, make a note of it. Okay. Now, काइंड्स ऑफ सेल्फ, देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्फ. ठीक है, सबसे पहला जैसे मैंने बोला आपको पर्सनल सेल्फ आता है. ठीक है, ये वो ओरिएंटेशन होता है इन विच वन प्राइमरीली feels concerned with oneself. Okay, like I basically think about myself. Okay, so अब मैं कैसे बोलूं, again me, my family and my house and all such things, right? इसको हम पर्सनल सेल्फ बोलते हैं. पर्सनल सेल्फ के बाद भाई आ जाता है सोशल सेल्फ. तो आपका जो सोशल सेल्फ है ना, ये कैसे इमर्ज करता है, ये रिलेशनल होता है. ओके, जैसे यहाँ पे रिलेशनल सेल्फ दिया हुआ है ना, रिलेशनल सेल्फ या फैमिलियल सेल्फ बोलते हैं इस चीज को. तो हाउ डज इट गोज इट इमर्जेस इन रिलेशन विथ अदर्स. और ये क्या क्या एम्फोसाइज करता है, हमारी लाइफ की वैल्यूज को एम्फोसाइज करता है सोशल सेल्फ जो होता है. जैसे कोऑपरेशन हो गया, यूनिटी, अफिलिएशन, सैक्रिफाइस, सपोर्ट या शेयरिंग एंड ऑल दीज थिंग्स. तो इसीलिए इसको रिलेशनल सेल्फ बोला जाता है, या तो इसको फैमिलियल सेल्फ बोला जाता है. तो इट कुड देयर कुड बी अ क्वेश्चन दैट सोशल सेल्फ इज आल्सो नोन एज व्हाट. तो इधर द फैमिलियल सेल्फ और द रिलेशनल सेल्फ. ओके, नाउ now comes the cognitive and behavioral aspect of self, which सबसे ज्यादा, देखो मैं ये नहीं बोल रही हम गलती करते हैं या कुछ करते हैं, मगर यू नो दिस इज द प्रॉब्लम विद ऑल द जनरेशन, नॉट टिपिकली द मिलेनियल्स और द ओल्ड और यू नो पीपल born in 60s 70s और द Gen Zs I'm talking about, but अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन मैं बताती हूँ. जैसे ना हम बात बात में किसी को भी बोल देते हैं कि मेरा सेल्फ एस्टीम इधर है, मेरे सेल्फ एस्टीम को तुम इधर था तुमने गिरा दिया टाइप्स. ओके, माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, माई सेल्फ एस्टीम, माई सेल्फ एफिकेसी, माई सेल्फ कॉन्सेप्ट, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस. ओके, and believe you me, okay, I keep hearing these words every now and then. Okay, because maybe from my clients, maybe from my students, I hear this a lot on daily basis. In relation to it, okay, uh, these people do not know the actual meaning of self concept and self efficacy and self esteem and everything. ओके, ये नहीं पता होता हमें. वो तो हम आज पढ़ेंगे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ क्या होते हैं, मगर स्टिल वी कीप टेकिंग नेम्स लाइक दिस. ओके, नाउ द सबसे पहला जो कॉग्निटिव या बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ है, वो यहाँ पे है सेल्फ कॉन्सेप्ट. ओके, अभी देखो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, द वे वी परसीव आवर सेल्व्स एंड द आइडियाज वी होल्ड अबाउट आवर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स. ठीक है, अब देखो मैंने अपने आप को कैसे परसीव किया. ठीक है, मैंने मेरे को ऐसे परसीव किया कि यार सी, नॉट टू लाइक यू नो आई वोंट फेक इन दिस. ओके, ऑफ कोर्स ये मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि आई वाज नॉट एट ऑल गुड इन मैथ्स. ओके, तो आई परसीव्ड माई सेल्फ लाइक दिस कि मेरा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, हार्वर्ड गार्डनर की जो पढ़ी थी हमने इससे पहले, वो मेरी कम है. ओके, नॉट टू फेक इन दिस. सो ऑफ कोर्स I am perceiving myself like this. As a result, I have an idea about my competency and attribute. कोई मुझसे बोलेगा कि यार ये क्विज हो रहा है मैथ्स पे या लॉजिकल रीजनिंग पे किसी पे, तो इसको निकाल लो यार, तुम पढ़ लो और निकाल लोगे तुम. आई नो दैट आई विल नॉट बी एबल टू यू नो बेसिकली डू इन दिस. मैं शायद नहीं कर पाऊंगी उस चीज को. ओके, क्यों नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई नो माई कॉम्पिटेंसीज. यार मुझे मेरी कॉम्पिटेंसी पता है बहुत अच्छे से, दैट यू नो आई वोंट बी एबल टू डू इट. दैट इज माई सेल्फ कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये क्या हो गया, ये मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया, राइट? इसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम. ओके, अब सेल्फ एस्टीम क्या होता है, द इंडिविजुअल्स पर्सनल जजमेंट ऑफ हिज और ओन वर्थ, one's attitude towards oneself along a positive negative dimension. I think self esteem is something, मतलब मेरा personal judgment मेरी worth पे. So my personal judgment on my worth is what? Okay, that is my self esteem. मेरा खुद का attitude, it could be either positive, it could be either negative. Okay, अब देखो सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि मेरे को पता है, ठीक है, कि मैं नहीं कर पाऊंगी. So I'll be completely fine. I'll make peace with my life कि okay, this is what I am, so I'll make peace. Self esteem it could either be positive,
इधर भी नेगेटिव, ओके। माई सेल्फ एस्टीम कुड गो रियली डाउन, माई सेल्फ एस्टीम कुड गो रियली हाई, राइट। नाउ सेल्फ एफिकेसी, ओके, अगेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है समझना, ओके। आई डोंट नो, बहुत से स्कूल्स लाइक सीबीएसई स्कूल्स टिपिकली 11th 12th में जब आप वो जो साइकोलॉजी जब आप ले लेते हो और आपके जो 5 टेस्ट करने होते हैं ना आपको, उसमें बहुत बार सेल्फ एफिकेसी स्केल भी होता है, यू नो। सो पीपल डू अ लॉट ऑफ लाइक सेल्फ एफिकेसी स्केल, सेल्फ एफिकेसी कितनी है इस बंदे की एंड ऑल दिस, right? Now, Bandura's term for the individual's beliefs about his or her own effectiveness. मेरी effectiveness क्या है? Expectation that one can master a situation and produce positive outcomes. That is known as my self-efficacy. Okay? जैसे let's see, there's a football match. Okay? And I know that I'll be able to win it. मैं क्यों विन कर जाऊंगी? क्योंकि मुझे पता है कि यार आई एम वेरी गुड एट इट, ओके। दैट इज माई सेल्फ एफिकेसी। इसके बाद आता है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन अगेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट वी ऑल शुड नो, ओके। इट रेफर्स टू आवर अबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर ओन बिहेवियर, okay. Self regulation has got a lot to do with emotional intelligence or EQ, emotional quotient अगर मैं बोलूं तो, okay. So self regulation, now people who are able to change their behavior according to the demands of external environment are very very high on self monitoring, okay. सेल्फ रेगुलेशन आज की डेट में क्या हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ओके। इट डिफाइंस योर इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके। लेट्स से अब बहुत ऐसे फालतू की लड़ाइयाँ बहुत होती है ना जब आप टीन्स में होते हो आपके, ओके, टीन्स में होते हो या अडल्टहुड हिट करने वाले होते हो, तो लेट्स से somebody just blocked you like this, okay, basically hit कर दिया, धक्का दे दिया, okay. Now you giving धक्का to him and you blocking him and you hurling abuses at him would not be self regulation, ठीक है। rather than उसने आपको धक्का दिया, कुछ भी बोला, you took a sigh of you took a breath first of all, आप बैठे थोड़ी देर बाद जब वो इंसान शांत हो गया उसके बाद उसके पास जाके उसको बात करना, that is known as self regulation, ठीक है। you are monitoring your emotions over here. The biggest example of not self regulating, non self regulating people are where? Big Boss, okay. I know that's a TRP and it might be scripted, might not be scripted, magar yes, people lose their control over over time over there. लोगों के पास ना वो सेल्फ रेगुलेटेड नहीं होते, राइट। तो एग्जैक्टली दैट्स द मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल, ओके। इसके बाद आता है इसी कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ में सब अब आता है सेल्फ कंट्रोल, ओके। यहाँ क्या लिखा है? लर्निंग टू डिले और डिफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स इज कॉल्ड एज सेल्फ कंट्रोल, ओके। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको देती हूँ, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स में, ओके। नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल हैव आल्सो बीन सजेस्टेड, ओके। अब देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर ओन बिहेवियर, ऑफ कोर्स ये भी लाइक यू नीड टू, ऐसा बोला जाता है ना कि यू नीड टू ऑब्जर्व योर बिहेवियर। जैसे ना बचपन में व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, आई यूज्ड टू मैं जिद करती थी, सो माय मॉम यूज्ड टू सिंपली टेल मी दैट sit and observe, sit and think what you did, okay. And when I observed, I immediately came and said sorry to her. तो ऐसा होता था, this is observation of my own behavior. This provides us with the necessary information that may be used to change, modify or strengthen a certain aspect of self, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल का एक टेक्निक होता है ये। इसके बाद आता है सेल्फ इंस्ट्रक्शन, ओके। सॉरी, पहले अपन सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं। सेल्फ कंट्रोल का एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा है ना लॉन्ग टर्म गोल्स, सेल्फ कंट्रोल। लेट्स से यू आर ऑन अ डाइट प्रोग्राम, okay, and you have a goal that you have to achieve this particular kind of weight of yours, okay. And you're hitting the gym, you are doing your diet, आप एक्चुअली मतलब आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, व्हाट इज दैट?
That is also a part of self control, right? People keep rosa, people keep vrat, people fast, okay, people keep fast and all. That is what? That is also learning to delay the gratification. That is self control. Okay, इसके बाद आता है सेल्फ इंस्ट्रक्शन. सेल्फ इंस्ट्रक्शन क्या है? जस्ट अ मिनट. या सेल्फ इंस्ट्रक्शन इज अनदर इम्पॉर्टेंट टेक्निक. ओके, हम बहुत बार अपने आप को इंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ करने के लिए, और सेल्फ रेगुलेशन में सेल्फ इंस्ट्रक्शन बहुत काम आता है. ठीक है, बिगेस्ट एग्जाम्पल वो जो थ्री इडियट्स में देखा था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन आता था वो बोलता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. ओके, क्या करता था वो? अपने आप को सेल्फ इंस्ट्रक्ट करता था कि नहीं यार, थिंग्स विल बी ऑल राइट, नो मैटर वॉट, कोई सी भी परेशानी आ जाए मगर चीजें विल बी फाइन. ओके, थिंग्स विल बी फाइन. ओके, दिस इज व्हाट सेल्फ इंस्ट्रक्शन इज. सेल्फ इंस्ट्रक्शन के बाद आता है सेल्फ री इन्फोर्समेंट. ओके, सेल्फ री इन्फोर्समेंट ये सब तीसरी टेक्निक है रेगुलेशन की बेसिकली. दिस इन्वॉल्व्स रिवॉर्डिंग बिहेवियर्स दैट हैव प्लेजेंट आउटकम्स. ओके, मैं खुद को रीइंफोर्स रिवॉर्ड कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि आई डिड समथिंग गुड एंड हेंस आई कैन रिवॉर्ड माई सेल्फ. मैंने मेरा पूरा आज का काम खत्म कर लिया. ओके, और इसके बदले में मैं एक मूवी देखने चली गई अपने दोस्तों के साथ. ओके, मैंने अपना पूरा काम खत्म कर लिया और उसके बदले में मैं एक वेब सीरीज कंप्लीट कर रही हूँ, मैं एक आइसक्रीम खा रही हूँ एंड ऑल सच थिंग. बच्चों के साथ बहुत यूज करते हैं पेरेंट्स, और बड़े जब हम हो जाते हैं तो हम अपने खुद के साथ ही यूज करते हैं इसको. ओके, सो दीज वर द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ. ओके, नाउ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, राइट? पर्सनालिटी एज अ कॉन्सेप्ट, कुछ फीचर्स हैं उसके. पहले हम वो फीचर्स देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं इसके. ओके, तो पर्सनालिटी में फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स दोनों होते हैं. पर्सनालिटी में सी फिजिकल, द हेयर, द आईज, द हाइट, द वेट, द स्किन कलर, द एवरीथिंग. ओके, तो डेफिनेटली फिजिकल कॉन्सेप्ट हो गया. साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, अगेन माई सेल्फ एफिकेसी, माई सेल्फ एस्टीम, ठीक है, माई एंग्जाइटीज, माई हैप्पीनेस, माई जॉय, ये सारे तुम्हारे साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स या कॉन्सेप्ट्स हो गए. ओके, its expression in terms of behavior is fairly unique in a given individual. Okay, हर इंसान की पर्सनालिटी इज अ यूनिक पर्सनालिटी. ओके, तो ये जो लिखा है ना, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज यूनिक. हर इंडिविजुअल में इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी यूनिक. उसके बाद इसके जो मेन जो फीचर्स हैं, टाइम के साथ चेंज नहीं होते, मतलब बहुत इजीली चेंज नहीं होते. यू आर एग्जैक्टली लाइक दैट थ्रू आउट. ओके, डायनामिक है. ओके, कुछ फीचर्स चेंज हो सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशनल डिमांड्स की वजह से. इसका ये मतलब होता है कि पर्सनालिटी जो होती है अडेप्टिव होती है सिचुएशंस के. ओके, किसके अडेप्टिव होती है? सिचुएशंस, वेरियस सिचुएशंस के अडेप्टिव होती है ये. नाउ पर्सनालिटी में कुछ अप्रोचेस हैं, ठीक है, बहुत सारी अप्रोचेस. इसमें आप टाइप, ट्रेट अप्रोचेस पढ़ते हो. सबसे पहला अप्रोच आता है टाइप अप्रोच. टाइप अप्रोच एक बहुत लेमैन टर्म में मतलब बहुत सारे टाइप के लोगों को कैरेक्टराइज करके ए टाइप, बी टाइप, इस टाइप का, उस टाइप का बना दिया उनने. ओके, नाउ जस्ट अ मिनट. या सबसे पहला है शेल्डन. ओके, नॉट द शेल्डन ऑफ द बिग बैंग थ्योरी, मगर दिस गाय शेल्डन, उनने कुछ प्रपोज किया था. उन्होंने 3 टाइप की पर्सनालिटीज प्रपोज की थी. जस्ट अ मिनट. या एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक. ओके, ये 3 टाइप की पर्सनालिटी प्रपोज की थी उनने. और उनने ये बोला था कि जो एंडोमॉर्फ्स होते हैं वो फैट, सॉफ्ट और राउंड होते हैं. मतलब ये टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग किया था. थोड़े से हेफ्टी होते हैं, थोड़े से राउंड होते हैं. ओके, और सॉफ्ट टाइप के होते हैं. इनका जो टेम्परामेंट होता है वो ये होता है कि बड़े रिलैक्स्ड से होते हैं और बहुत आउटगोइंग होते हैं. मतलब ये एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, सोशेबल होते हैं और बहुत रिलैक्स्ड होते हैं. आराम करना पसंद होता है इनको, राइट? मीजोमॉर्फ्स जो होते हैं, मीजोमॉर्फ्स का ना बड़ा स्ट्रॉन्ग सी बिल्ड होती है. ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वो. और जैसे हाँ, उनकी जो बॉडी बिल्ड होती है बड़ी स्ट्रांग होती है. और ये बड़े करेजियस और एनर्जेटिक होते हैं. एथलीट्स को देखते हो, ओके, आर्मी पर्सनल्स को देखते हो, ये इनको मीजोमॉर्फ्स में बोल सकते हैं. उनने लास्ट जो दिया था वो एक्टोमॉर्फ्स दिया था. जो एक्टोमॉर्फ्स होते हैं वो थिन, लॉन्ग और फ्रेजाइल से होते हैं. मतलब बॉडी बिल्ड में ऐसे देखते हो ना, एकदम थिन टाइप के ये होते हैं.
तो मगर ये लोग बड़े ब्रेनी से होते हैं, बहुत आर्टिस्टिक होते हैं और थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, लाइक रिजर्व टाइप के होते हैं ये लोग। ओके, दीज वर द एक्टोमॉर्फ्स। शेल्टन के बाद आए कार्ल यूंग। ओके, इसको जूंग नहीं पढ़ेंगे, इसको यूंग पढ़ते हैं। ओके, द जे इज साइलेंट। कार्ल यूंग ने एक और तरीके से ग्रुप किया लोगों को इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स में। ओके, और उन्होंने ये बहुत यूज हुआ, वाइडली रिकग्नाइज भी किया गया। उन्होंने ये बोला था, वी अंडरस्टैंड इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। तो जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ये वो लोग होते हैं जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है। ओके, ये दे अवॉइड अदर्स, दे आर अ बिट रिजर्व्ड। ओके, वेराज जो और थोड़े शाय भी होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वेरी वेरी आउट गोइंग, दे लाइक टू टॉक टू पीपल, ग्रुप में रहना पसंद होता है। ओके, दिस इज व्हाट। उसके बाद आए फ्रीडमैन। ओके, फ्रीडमैन एंड रोजनमैन। उन्होंने क्लासिफाई किया टाइप ए और टाइप बी में लोगों को। ओके, अब जो टाइप ए वाले जो लोग थे उनमें बहुत मोटिवेशन होता है, ऐसा इनने बोला, बट दे लैक अ लॉट ऑफ पेशेंस। उनमें पेशेंस नहीं होता, उनको हमेशा लगता रहता है कि मेरे ऊपर बहुत सारा काम है। दे ऑलवेज फील बर्डनड। ओके, बहुत बर्डनड फील होता है उनको। और मतलब हमेशा ना हरी में होते हैं वो, हमेशा ऐसा लगता रहता है कुछ ना कुछ चाहिए। दे आर ऑलवेज इन अ हरी। वेराज जो टाइप बी के लोग होते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं टाइप ए से, मतलब उनमें बहुत पेशेंस होता है। ओके, बहुत रिलैक्स टाइप के होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई काम ही नहीं है, बहुत होता है मगर नहीं रहता, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेटर्स जनरली टाइप बी वाले होते हैं। ओके, अब उसके बाद इन्हीं टाइप ए और टाइप बी का एक्सटेंशन है टाइप सी टाइप डी। टाइप सी टाइप डी रोजनमैन फ्रीडमैन ने नहीं दिया, देयर वाज दिस गाय नोन एज मॉरिस जिन्होंने टाइप सी पर्सनालिटी दिया था, डी भी दिया था विच इज नॉट देयर। टाइप सी पर्सनालिटी जो होती है उनने ये बोला था कि इट इज वेरी वेरी प्रोन टू कैंसर। क्यों कैंसर के प्रोन होते हैं ये? क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं कि बड़े अनअसर्टिव से होते हैं, अपने इमोशन सप्रेस करके रखते हैं ये लोग। ओके, तो हेंस इसीलिए। उसके बाद जो टाइप डी वाले होते हैं, टाइप डी आर वेरी वेरी प्रोन टू डिप्रेशन, ये बोला था इनने। राइट, अब देखो हमने ये जो पर्सनालिटी टाइपोलॉजीज पढ़ी ना, इनमें प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? इनमें प्रॉब्लम ये है कि ये ना बहुत सिंपल है, जबकि हमारी पर्सनालिटीज इतनी सिंपल नहीं होती। ओके, आई वुड डेफिनेटली से कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो ये ना ये मतलब इनको ना आप समझ नहीं पाओगे, बहुत सिंपल कैरेक्टराइजेशन है इनके। however these people gave it, these theories just provide a base to understand. okay, इसके बाद आती है ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच के जो पायनियर थे वो गॉर्डन ऑलपोर्ट थे। ओके, अभी आगे बढ़ने से पहले ये समझ लो ट्रेट क्या होता है। ट्रेट हमारा वो डिस्पोजिशन होता है हमारी पर्सनालिटी का जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये स्टेबल होता है ओवर टाइम, चेंज नहीं होता, बहुत कांस्टेंट होता है ये। ओके, ऑलपोर्ट ने इस सबसे पहले ऑलपोर्ट ने कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट्स दिए। ठीक है, सबसे पहले ऑलपोर्ट ने कार्डिनल ट्रेट दिया। कार्डिनल ट्रेट जो होता है वो ये ट्रेट होता है कि इस ट्रेट के अराउंड हमारी पूरी लाइफ रिवॉल्व करती है। ठीक है, मतलब मेन जो ट्रेट होता है इस ट्रेट के अराउंड हमारी पूरी लाइफ रिवॉल्व करती है। अब जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है लाइक महात्मा गांधी। ओके, नॉन वायलेंस, कोऑपरेशन, ट्रूथ, इसी के अराउंड उनकी पूरी लाइफ रिवॉल्व करी। राइट, मदर टेरेसा, ओके, एन एपिटमी ऑफ कंपैशन। ओके, हिटलर, नाजिज्म। राइट, तो ये कार्डिनल ट्रेट्स हो गए आपके। ओके, उसके बाद आपके सेंट्रल ट्रेट्स आते हैं, लेस पर्विसिव होते हैं मगर तब भी बहुत लाइक क्वाइट जनरलाइज डिस्पोजिशंस होते हैं। जब हम किसी के एलओआर लिखते हैं, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन लिखते हैं, किसी के लिए टेस्टिमोनियल लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, तब हम सेंट्रल ट्रेट्स का यूज करते हैं। जैसे दिस पर्सन अपियर्स टू बी अ वेरी काइंड पर्सन, वेरी सिंसियर पर्सन, वेरी वार्म पर्सन एंड लाइक दिस। लास्ट में उनने सेकेंडरी ट्रेट्स दिए थे। सेकेंडरी ट्रेस लीड्स जनरलाइज्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको सेकेंडरी बोला जाता है। जैसे आई लाइक टू गो ऑन एडवेंचर्स। ओके, आई लाइक मैंगोज, आई लाइक द कलर ब्लैक इन सच थिंग्स। ओके, ये गॉर्डन ऑलपोर्ट ने दिया था। उसके बाद आए रेमंड कैटल। ये बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, रेमंड कैटल ने सोर्स और सरफेस ट्रेट्स दिए थे। ओके, सोर्स ट्रेट्स अगेन वही मेन ट्रेट्स होते हैं और जो सरफेस ट्रेट्स होते हैं वो सोर्स ट्रेट्स से इमर्ज होते हैं। राइट, उनके बाद आए एच जे आइसेंक। ओके, एच जे आइसेंक आए और उन्होंने दो ब्रॉड डायमेंशंस दिए थे मतलब पर्सनालिटी के।
जिसमें से सबसे पहला था न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। तो यू एक बेसलाइन थी, या तो एक इंसान इमोशनली स्टेबल हो सकता है या तो वो न्यूरोटिक हो सकता है। इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब उसको अपने इमोशन कंट्रोल करने आते हैं, ठीक है। ही नोज व्हेन टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक एंड व्हाट। न्यूरोटिसिज्म में द पर्सन कैन नॉट कंट्रोल हिज ओन इमोशंस, ही विल गो हैप्पीजार्ड हियर एंड देयर। दिस इज व्हाट इट इज। एक्सट्रावर्जन इंट्रोवर्जन वी ऑल नो व्हाट इट इज, ठीक है, कि एक्सट्रोवर्ट्स या इंट्रोवर्ट्स। अब आता है साइकोडायनामिक अप्रोच, ठीक है। सबसे पहली बात, साइकोडायनामिक अप्रोच के जो कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने दिया था साइकोडायनामिक अप्रोच, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, साइकोडायनामिक अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। ओके, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। सिगमंड फ्रॉइड इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, ठीक है, साइको एनालिसिस, राइट। सिगमंड फ्रॉइड, इनको द फादर ऑफ साइक, जनरली लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सिगमंड फ्रॉइड इज वन ऑफ द फादर ऑफ साइकोलॉजी। नो, विलहेल्म वुंट वाज द फादर ऑफ साइकोलॉजी एंड सिगमंड फ्रॉइड इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। ओके, अब बहुत सबसे ज्यादा हाईली पॉपुलर अप्रोच है ये, ठीक है। फ्रॉइड ने दो चीजें इसमें यूज करी थी बेसिकली, जैसे फ्री एसोसिएशन और ड्रीम इंटरप्रिटेशन बोला जाता है या ड्रीम एनालिसिस बोला जाता है, ठीक है। फ्री एसोसिएशन एक ऐसा मेथड है जहां पे क्लाइंट को बोला जाता है कि यू कैन ओपनली शेयर ऑल द थॉट्स फीलिंग्स एंड आइडियाज दैट कम टू यू। एक प्रॉपर सेटिंग होती है, लाइक उसमें बोला जाता है जो भी थॉट आ रहा है उसको एसोसिएट करते जाओ, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। इसके बाद ड्रीम एनालिसिस आता है, ओके, एन एनालिसिस ऑफ एरर्स टू अंडरस्टैंड द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। ड्रीम एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दे से दैट अ लॉट ऑफ अनकॉन्शियस चीजें जो होती हैं वो हमारे ड्रीम्स में आती हैं और उसके थ्रू पता चलता है, ओके। उसके बाद फ्रॉइड ने लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस दिए थे, जो कि 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस थे। सबसे पहला था कॉन्शियस, pre-conscious and unconscious. Okay, like pre-conscious, you can also call it as subconscious. Okay, now conscious is what, guys? Conscious is this, what we are doing. ठीक है, आप और मैं बातें कर रहे हैं, ओके, प्रोबेबली मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ स्लाइड्स के पहले का एग्जांपल दिया था, आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग, दैट इज माय कॉन्शियस विच इज देयर इन माय अवेयरनेस, ओके। प्री कॉन्शियस क्या हो जाता है, सबकॉन्शियस लेवल पे जो बातें होती हैं। जैसे अगर मैं आपको अभी बोलूं, ऑफ कोर्स ऑल मोस्ट ऑफ यू आर इन 12th राइट नाउ, अगर मैं बोलूं कि एचसीएफ और एलसीएम हमने कब पढ़ा था, 4th 5th जब भी पढ़ा था, उसको अगर याद करने को बोलूंगी, हो सकता है उस टाइम नहीं आए, मगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, उतने उस पे स्टोर्ड है चीजें। मेमोरी, मेमोरी मतलब जिस कुछ आंसर याद करना है, अगेन स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस मेमोरी, राइट। अनकॉन्शियस इज समथिंग विच इज नॉट सीन लाइक दिस, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज अनकॉन्शियस, okay. These are the 3 levels of consciousness that Sigmund Freud gave. Now, he gave the structure of personality, which is very, very important to understand. 3 structure of personality दिए थे उसने, id, ego and super ego. Okay. Now, let me tell you one thing first. एक second. Yeah. No, not this. Yeah. Ab id. I hope you are able to see this. No, this is very light. Wait. Yeah. Id is known as animal within man. Okay, let us see it like this, animal within man. Ego is known as man within man. Okay, and superego is known as God within man. Okay, now understand, it works on the sorry, it works on the pleasure principle. Okay, ego works on the reality principle.
and super ego guys work on the morality principle. Okay, तो इस चीज को समझो. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. मतलब इट वो होता है जिसको अभी की अभी चीजें चाहिए. ओके, ईगो वो होता है हु अंडरस्टैंड्स कि ओके नॉट नाउ मे बी लेटर. सुपर ईगो इज समथिंग विच इज लाइक नो हाउ कैन आई हैव इट. ओके, आई एम नॉट गॉड, ओनली गॉड कैन हैव दिस. ओके, आई गिव अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. एक बच्चा है जो कि मॉल में जा रहा है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में. ओके, उसको एक कैंडी शॉप दिखी. ओके, अब उसके दिमाग में अगर उस बच्चे का ईट बहुत ज्यादा हाई होगा, ओके, तो ही सिंपली गो एंड हैव दोस कैंडी नो मैटर व्हाट. ठीक है, चोरी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, मगर उसको चाहिए तो मतलब उसको चाहिए एज एन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. प्लेजर प्रिंसिपल, इमीडिएटली चाहिए उसको वो चीज. ओके, नाउ if that child would be high on ego, okay, which will work on the reality principle, he will probably tell his grandparents कि okay, I want those candies. ठीक है, दिलाए नहीं दिलाए वो आगे की बात है, मगर वो ये बोलेगा सबसे पहले जाके कि ओके लुक आई नीड दोस कैंडीज, मुझे चाहिए. दिस इज फाइन. सुपर ईगो अगर हाई होगा तो वो अपने आप में पहले सोचेगा कैंडी, ओह मेरे को तो चाहिए ही नहीं, मतलब चाहिए, मैं कैसे मांग सकता हूँ उनसे, आई कैन नॉट हैव दिस, मैं तो मांग ही नहीं सकता हूँ, ये गलत हो जाएगा. ओके, these are the three structure of mind, structure of personality. These are very very important to understand. Okay, इसके बाद आता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स विच आर ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी. अब देखो डिफेंस मैकेनिज्म सबसे पहले क्या होते हैं, सिगमंड फ्रॉइड ने ही दिए थे ये सब. डिफेंस मैकेनिज्म इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग एंजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग द रियलिटी. ठीक है, डिफेंस अगेंस्ट एंजाइटी मतलब हम एंशियस हो रहे होते हैं, कुछ हो रहा होता है ना हमारे साथ, तो हम क्या करते हैं ना, हम और गलत कर देते हैं. तो हमारी जो इंस्टेंट एंजाइटी होती है वो चली जाती है, मगर दैट वो सही तरीका नहीं होता. ओके, नाउ defense against anxiety is very normal and adaptive. People who use these mechanisms to such an extent that reality is truly distorted develop various forms of maladjustment. Okay, बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स थे, कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको. ओके, सबसे पहले रिप्रेशन. रिप्रेशन वो एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर है जहाँ पे आपके जो थॉट्स होते हैं वो आप अनकॉन्शियस मतलब रिप्रेस करते हो, सप्रेस कर देते हो उनको. ओके, प्रोजेक्शन क्या होता है, यहाँ पे जो लोग होते हैं सिंपल, जैसे लेट से मैं बहुत अग्रेसिव हूं. ठीक है, तो मुझे क्या लगेगा कि सामने वाला हर इंसान बहुत अग्रेसिव है, तो मैं मेरे ट्रेड सामने वाले पे प्रोजेक्ट कर दूंगी. ओके, इसके बाद है रिएक्शन फॉर्मेशन. रिएक्शन फॉर्मेशन इज समथिंग वेर इन अगेन मैं बहुत अग्रेसिव हूँ. ओके, मगर मैं ना मेरा बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट शो कर रही हूँ. ठीक है, बिल्कुल अग्रेसिव नहीं हो रही, दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन. बहुत टाइम तक नहीं कर सकती मैं ये. ओके, बिकॉज मेरा कोर ट्रेट तो अग्रेशन है, राइट. उसके बाद आता है रैशनलाइजेशन, जहां पे आप एक्सक्यूजेस बनाते हो. रैशनलाइजेशन जैसे एक्सक्यूजेस कैसे कि मार्क्स कम आए, ऑफ कोर्स अगर किसी पेपर में मार्क्स कम आए तो यूल से कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था या टीचर ने चेकिंग अच्छे से नहीं करी, है ना. दूसरा फॉर्म ऑफ रैशनलाइजेशन हो सकता है कि आपको आईफोन चाहिए. ओके, और आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है कि बोर्ड्स में अच्छे, मतलब बोर्ड्स में क्या हाफ ईयरलीज में अच्छे मार्क्स ले आओ एंड आई विल गिव यू एन आईफोन. ओके, नाउ यू फेल बिग टाइम इन हाफ ईयरलीज, यू हैव फ्लंक्ड योर हाफ ईयरलीज कंप्लीटली. तो आपके पेरेंट्स बोलते क्योंकि तुम फेल हो गए हो हम तुम्हें आईफोन नहीं दिलाएंगे. ओके, नाउ इस पे आपका तर्क ये होता है कि ठीक है ना अभी फेल हो गया मगर मैं बाद में पास हो जाऊंगा तो मेरे को आईफोन दिला दो. रैशनलाइजिंग. ओके, इसके बाद फ्रॉइड ने दी थी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. ये 5 स्टेजेस होती हैं. ओके, फ्रॉइड ने बोला था एवरी इंडिविजुअल पास थ्रू दिस स्टेज, ऑल दीज 5 स्टेजेस. ओके, सबसे पहली होती है ओरल स्टेज विच स्टार्ट्स राइट फ्रॉम बर्थ टू 18 months ऑफ एज, लाइक फ्रॉम बर्थ टू 1.5 years ऑफ एज. ओके, हियर द सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ये कैसे ऑब्टेन होता है, इट इज ऑब्टेन थ्रू oral activities like mouth, oral sucking, oral biting and all. Okay, यहाँ इस स्टेज पे अगर प्रॉपर उनको उनकी ओरल एक्टिविटीज को प्रॉपर एक चैनल नहीं मिला तो फिक्सेशन आकर हो जाता है. और फिक्सेशन जब होता है तो अडल्टहुड में जाके फिक्सेशन स्मोकिंग, ओके, गलिबिलिटी, अल्कोहल अब्यूज और इन सारी चीजों में आता है. ओके, इसके बाद आती है एनल स्टेज which starts from 18 months to 36 months, okay, of age.
यहाँ पे जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इज ऑब्टेन्ड थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द बाउल मसल्स, ओके, एनी टाइप ऑफ बाउल मसल्स। यहाँ पे अगर फिक्सेशन हो गया, ये स्टेज अगर प्रॉपरली पार नहीं हो पाई, तो यहाँ पे एनल रिटेंशन या एनल एक्सपल्शन ट्रेट्स शो करता है बच्चा, ओके। The third one is the phallic stage, which was given by again Sigmund Freud, और वो 3 years to 6 years की एज से होता है, ओके okay? यहाँ पे लिबिडिनल एनर्जी जो होती है, इट शिफ्ट्स टू द phallic region, ओके, basically the reproductive organs of the girls and the boys. यहाँ पे they say that Oedipus complex and Electra complex are there. Okay, so Oedipus complex ये होता है कि conflict of the phallic stage होती है, in which the boy wishes to possess his mother sexually, okay, and he perceives that his father is a rival, okay, like he has the desires for his mother and hatred towards the father, और वो डरता भी है अपने फादर से, ओके, उसे फियर ऑफ कैस्ट्रेशन होता है कि अगर उसके फादर को पता चलेगा तो उसे कैस्ट्रेट कर देंगे। तो धीरे धीरे करके वो इस डर के कारण अपने फादर के जैसे आइडेंटिफाई करने लग जाता है अपने आप को, ओके, ऐसे उसकी जेंडर आइडेंटिटी बनती है, राइट। इसके बाद इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आता है, which happens in girls similar to the Oedipus complex. A young girl longs for her father, और वो अपने मदर को रिजेंट करती है, okay, she hates her mother and longs for her father, okay. This was phallic stage, sorry, phallic stage के बाद आता है latency stage, which starts from age 6 and goes till puberty. यहाँ पे the pressures of Oedipus and Electra cause children to repress their sexual urges, okay, and they enter a period of latency जहाँ पे उनकी जो urges होती है वो unconscious हो जाती हैं, okay, bad thoughts, they get pushed out of consciousness, तो जो sexual impulses होती हैं वो उनकी repress हो जाती हैं, right। इसके बाद आती है जेनाइटल स्टेज, जो कि प्यूबर्टी से लेटर ऑन लाइफ तक चलती रहती है, और ये एक मैच्योर एज होती है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, which is characterized by the preferred expression, okay, very very quite a preferred expression, right। तो preferred expression as in finally the adolescents, they of libido by intercourse with an adult of the opposite gender, they also start developing a lot of feelings towards the other gender as well, okay। अब जो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी स्टेज पे, ओके, वो डेवलपमेंट में अरेस्ट हो जाती हैं और उनको फिक्सेट हो जाते हैं हम, ठीक है, पीपल बिकम फिक्सेटेड इन दीज पर्टिकुलर स्टेजेस, और बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है उनका एक इंसान की लाइफ पे। फेलियर, अगर एक बच्चा उस स्टेज से निकल नहीं पा रहा, फेलियर ऑफ अ चाइल्ड टू पास सक्सेसफुली थ्रू अ स्टेज लीड्स टू फिक्सेशन ऑफ दैट स्टेज, उसी स्टेज पे फिक्सेट हो गए। और रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन आपको एक स्टेज पीछे ले जाता है, ओके, हो सकता है एनएल से आप ओरल स्टेज में चले गए हो लाइक दिस। तो regression occurs when a person's resolution of problems at any stage of development is less than adequate, and in this situation people display behavior typical of a less mature stage of development, like उस stage से mature type का development, okay। Now इसके बाद आती है पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस। पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस का मतलब है फ्रॉइड के बाद जो लोग आए, ओके, हेंस पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस। तो सिगमंड फ्रॉइड थे, सिगमंड फ्रॉइड के कुछ डिसाइपल्स थे, ओके, बाद में उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड को ही अपोज किया, जिसमें सबसे पहले थे कार्ल यूंग, ओके। कार्ल यूंग ने सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को ये बोला था कि इट इज जस्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेनी इंपॉर्टेंट इंस्टिंक्ट्स, उन्होंने पूरा अपना ध्यान सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स पे नहीं दिया था, उन्होंने वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्टिंक्ट्स बोला था, ओके। कार्ल यूंग ने ये बोला था कि जैसे यहाँ लिखा है, एक यूनिफाइंग फोर्स है पर्सनालिटी की सेल्फ दैट गिव्स अस डायरेक्शन और पर्पस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, ओके। उसके बाद है एल्फ्रेड एडलर। एल्फ्रेड एडलर ने बोला था कि पीपल आर मोटिवेटेड बाय इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ओके, और मतलब अगर उनको कहीं पहुंचना होता है, उनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो उनने ये बोला था कि उनको मोटिवेट, वो अपने आप मोटिवेट होते हैं उस चीज से, एंड इट लीड्स टू द ड्राइव फॉर सुपीरियोरिटी, ओके। जस्ट लाइक यूंग, एडलर ने भी ये बिलीव किया था कि इट्स जस्ट अ कैपेसिटी फॉर सेल्फ अवेयरनेस, ओके। उसके बाद है कैरन हॉर्नाय। कैरन हॉर्नाय बहुत बड़ी डिसाइपल थी फ्रॉइड की, मगर उन्होंने फैलिक स्टेज के बाद फ्रॉइड को अपोज करना चालू कर दिया था, ओके। इन्होंने ये किया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, लाइक लिटिल गर्ल्स, दे डू नॉट सफर फ्रॉम पीनस एनवी,
ओके, और उन्होंने ये बिलीव किया था कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स थोड़ी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होती हैं चाइल्डहुड डेवलपमेंट में रादर देन द सेक्सुअल इम्पल्सेस। ओके, देन एरिक एरिक्सन आई। एरिक एरिक्सन ने ये बोला था कि जेन्युइन और कंसिस्टेंट लव जो होता है वो आपकी ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड के इफेक्ट्स को एलिविएट कर देता है। ओके, नाउ कम्स द बिहेवियरल अप्रोच। सो द बिहेवियरल अप्रोच है ना बेटा, बिहेवियरल अप्रोच इट डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू द इंटरनल डायनामिक्स। ठीक है, बहुत से बिहेवियर्स डेटा में बिलीव करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर आप डेटा आपके पास होता है तो हर चीज आपके पास मेजरेबल हो जाती है। ठीक है, मतलब आप डिसीजंस ले सकते हो, उससे मेजरेबल हो जाती है, आप उसको डिफाइन कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, इसीलिए वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे ज्यादा बिलीव करते थे, राइट। उनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड एज अ रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल टू द एनवायरमेंट विच इज राइट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो वो ये बोलते हैं कि एक इंसान अलग अलग बिहेवियर्स लर्न करता है नए नए एनवायरमेंट्स में, और वो ऐसे ही लर्न करता है। तो हमें जैसे पता है कि ना हमारी जो थियोरीज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग विच वाज गिवन बाय पैवलव, instrumental conditioning which was given by B.F. Skinner, okay, observational learning which was given by Bandura, all this is what अलग अलग सिचुएशंस एनवायरनमेंट में जाके बंदा कैसे बिहेव कर रहा है। ओके, इसके बाद आती है कल्चरल अप्रोच आपकी। तो जो कल्चरल अप्रोच है ये बताती है कि जो रोल ऑफ एथनिसिटी, जेंडर, कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हमारी पर्सनालिटी में कितना इंपॉर्टेंट है और हमारे पर्सनालिटी एडजस्टमेंट में कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक, या इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म। ठीक है, अ पर्सन हु डिफाइंस herself or himself in terms of personal traits and gives priority to their own goals। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म कलेक्टिविज्म आगे के चैप्टर में भी पढ़ोगे आप लोग। ओके, कलेक्टिविस्टिक अगेन यू नो, जब वो प्रायोरिटी अपने ग्रुप को देता है तब कलेक्टिविस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक खुद के गोल्स को जो प्रायोरिटी देता है। ओके, इसके बाद आती है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अंडरस्टैंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के जो दो पाइनियर्स थे, कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। आई डोंट थिंक सो आई नीड टू रिपीट द नीड हायरार्की थ्योरी अगेन, क्योंकि हम 11th में पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे ये होता है, इन दोनों ने ये बेसिकली बोला था, अगर मैं जिस्ट बोलूं तो, कि फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट दिया था, और इन्होंने ये बोला था कि हर इंसान को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे जाना होता है। ओके, एवरी पर्सन एम्स टू बिकम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। ओके, पीपल स्ट्राइव बाय अचीविंग देयर फुल पोटेंशियल, तो उनको एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे जाना होता है। अब आता है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ओके, ऑफ कोर्स अगेन हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि असेसमेंट कैसे होगा, असेस कैसे करेंगे किसी को। ओके, तो पर्सनालिटी असेसमेंट जो होता है ये वो प्रोसीजर्स होते हैं जहां पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स को इवेलुएट करते हैं लोगों की। ओके, बहुत सारे टाइप की पर्सनालिटी बेसिकली असेसमेंट्स किए जाते हैं। असेसमेंट का गोल ये होता है वेर इन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट द बिहेवियर मिनिमम एरर के साथ और मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ। ये देखा है, मैक्सिमम एक्यूरेसी एंड मिनिमम एरर। ओके, तो डायग्नोसिस, प्लेसमेंट, बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। ओनली ट्रेन्ड पर्सनल कैन परफॉर्म द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ओके, मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक्स है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जैसे अगेन एंजाइटी टेस्ट हो गए आपके, सेल्फ एफिकेसी टेस्ट हो गया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, अगेन एंजाइटी एंड स्ट्रेस स्केल, SCAT जो सिन्हाज एंजाइटी स्केल, और ये सब। ओके, सेल्फ रिपोर्ट मेजर, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, बिहेवियरल एनालिसिस। ओके, ये बहुत अलग टाइप की होती हैं विच वील स्टडी नाउ। ओके, जस्ट जिस्ट। तो कुछ वेल नोन सेल्फ रिपोर्ट मेजर, सेल्फ रिपोर्ट मैंने बताया था इन अ क्वेश्चनर फॉर्म मेजर्स जो होते हैं वो ये हैं, जैसे एक तो MMPI है। ठीक है, एक आइसिंग्स पर्सनालिटी क्वेश्चनर है, जो जो डायमेंशन अभी हमने पढ़े उसके बेसिस पे है। फिर एक 16 PF क्वेश्चनर होता है। ओके, ये सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स होते हैं। इसके बाद आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आ जाती हैं। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर रॉर्शा इंक ब्लॉट। ओके, रॉर्शा इंक ब्लॉट वी ऑल नो इट, इट इज गिवन बाय हर्मन रॉर्शा। TAT, that is thematic apperception test, okay, which was given by Morgan and Murray. Rosenweek's picture frustration study is again very simple to understand.
I'll tell you what it is. Sentence completion and draw a person. Okay, Rorschach क्या है? Okay, I have not included the pictures. Okay, there are, if you, there are a lot of videos, YouTube videos on Rorschach. You should all go and see to it. Okay, स्टिमुलाई यहाँ पे इंक ड्रॉप करके जनरेट किया जाता है. ओके, इंक ड्रॉप करते हैं कार्ड पर, उसको फोल्ड कर देते हैं, और जब खोलते हैं तो वो प्रॉपरली ना इंक ब्लॉट्स बनते हैं उनके. ओके, दे आर नॉट हाउएवर रैंडम. 10 कार्ड्स होते हैं करंट टेस्ट में, जो कि हम सिलेक्ट करते हैं आउट ऑफ द 1000 दैट रॉरशॉक जनरेटेड. 10 इंक ब्लॉट, जिसमें 5 ब्लैक या वाइट, 2 रेड या ग्रे होते हैं, और 3 कलर्ड होते हैं. ठीक है, तो थॉट टू टैप इनटू द डीप लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी एंड ब्रिंग अबाउट व्हाट इज नॉट कॉन्शियस टू द टेस्ट टेकर. मतलब आपके अनकॉन्शियस जो डिजायर्स होती हैं उनको बेसिकली बाहर लाना होता है. ओके, इसके बाद थीमेटिक एपर्सेप्शन आता है, जिसको टीएटी बोला जाता है. इसमें 30 ग्रे स्केल पिक्चर्स होते हैं और एक ब्लैंक कार्ड होता है. हर कार्ड एक ड्रामेटिक स्टोरी होती है. बेसिकली आपको स्टोरी वीव करनी होती है क्रिटिकल सिचुएशन पे. तो कुछ देखो, पूरे 30 कार्ड्स तो नहीं देख पाते. बहुत से सब्जेक्ट्स 10 to 12 कार्ड्स देख लेते हैं ओवर 2 सेशंस. और म्यूरे की थ्योरी इसमें देखो, ये सब तो नहीं, मगर हाँ, इसमें ना बहुत सारे, आप जैसे एक सिचुएशन देख रहे हो, उस सिचुएशन पे आपको स्टोरी वीव करनी है. ओके, तो बहुत सारी काइंड ऑफ स्टोरीज वीव होती है, और जिस तरीके की स्टोरी क्लाइंट वीव करता है उसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि यार, ओके, व्हाट इज देयर इन हिज माइंड. ओके, नाउ is draw a person test. Okay, it analyzes the subject's drawings for signs of mental imbalance. Okay, बहुत बार जैसे ना, एक ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद जब कोई ट्रॉमा में आ जाता है, तो वो ना बेसिकली उस, जब वो नहीं बोल पा रहा होता है बहुत टाइम के बाद, तो द पर्सन ड्रॉज. ओके, और वो उस ड्राइंग के थ्रू बेसिकली समझाया जाता है कि ओके, दिस इज व्हाट अ पर्सन माइट बी फीलिंग. जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, उसमें एक, जैसे उन्होंने एक हाउस बना दिया. ओके, इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ. उसमें ना रूफ में बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं. ठीक है, यहाँ पे एक गेट है जो कि क्लोज्ड है, तो ऐसा बोला जाता है द पर्सन डजंट वांट टू शेयर मच, ही इज अ वेरी क्लोज्ड पर्सन एंड थिंग्स लाइक दिस. सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में ना जैसे ऐसे होते हैं, आई एम, ओके, आई एम डैश, ओके, आई लाइक टू डू दिस, एंड ऑल दीज थिंग्स, सेंटेंस कंप्लीशन होता है. और एक और, रोजनवीक्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन में एक फ्रस्ट्रेटिव टाइप की स्टडी दे दी जाती है, उसके बेसिस पे आपकी इंटरप्रिटेशन होती है. ओके, देन इज द बिहेवियरल एनालिसिस, विच इज अगेन आई बिलीव हम सबको पता है. देखो, इंटरव्यू विच इज वन ऑन वन. ओके, वन ऑन वन, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, कुछ भी हो सकता है. रेटिंग्स आपको भी पता होती है. आपकी आई डोंट नो आपकी क्लास में, लाइक बैक व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, तो मेरी क्लास में ना ऐसे चार्ट्स लगे होते थे. ओके, पंक्चुअलिटी पे, ठीक है, क्लेनलीनेस पे, बच्चों के नाम लिखे होते, तो हमें ना वहां पे स्टार्स मिलते थे बहुत सारे. ओके, तो दैट इज बिहेवियरल रेटिंग्स. नॉमिनेशंस अगेन वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. नॉमिनेशन मतलब जैसे किसी एक को लीडर बनाना, नॉमिनेट करना. ठीक है, आपके स्कूल में जब काउंसिल इलेक्शंस होते हैं, कैबिनेट के इलेक्शंस और ये सब होता है, राइट. सिचुएशनल टेस्ट मतलब एक कोई सिचुएशन देके उस पे एनालिसिस करवाना, राइट. एंड ऑब्जर्वेशंस, आई बिलीव ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड व्हाट ऑब्जर्वेशंस आर. टू ऑब्जर्व पीपल, जैसे मैंने चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से आपको बोला था कि ऑब्जर्व कैसे करते हैं हम लोगों को. ओके, सो एंड दैट इज प्रॉब्ली द बेस्ट वे. मगर ये सारी चीजें ओके अंडर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स ही हो सकती हैं. नॉट एवरीबडी कैन परफॉर्म दिस. अंडरस्टैंड दैट only the trained professionals are supposed to perform it technically. Okay, so with this we come to an end of our chapter 2. Okay, I'll be back with chapter 3 very soon. Till then, make notes. Okay, whatever doubts you have, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दो. ओके, एंड थैंक यू सो मच.